हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे वीडियो में। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज हम राज्य की परिभाषा और निर्माण तत्व के बारे में शुरुआत करेंगे। तो आज हम चलो ग्रीन पेन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 है, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया है। तो नीचे लिखे जो हैं उनमें से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है। तो उपरोक्त सभी, ठीक, एंजेल्स, कार्ल मार्क्स और लेनिन, इन सभी ने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ेंगे हम। डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन तीनों विचारकों ने किया है, मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन। इसकी शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की थी। इसकी शुरुआत किसने की है? कार्ल मार्क्स ने राज्य के वर्ग सिद्धांत की शुरुआत की है। ठीक है, जिसमें बुर्जुआ वर्ग का सर्वहारा वर्ग के बीच क्रांति की बात करता है। मार्क्स ने इसमें बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच की क्रांति की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। तो ये संप्रभुता है। संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ठीक, राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में संप्रभुता को माना जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे। इसकी व्याख्या है, संप्रभुता राज्य का परम आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। राज्य अपने इस लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है। संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जानते हैं। बोंदा एक विचारक थे, बोंदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। ठीक, बोंदा ने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है? ये विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। ठीक, इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या कहती है कि राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत राज्य के अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम माना जाता है, ऐसा मानता है। यह राज्य की उत्पत्ति आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। ठीक, यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत। ये राज्य की उत्पत्ति और आधुनिक उत्पत्ति का आधुनिक रूप में इस समय सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो एक निश्चित समय में हुई है और न ही एक विशेष कारण से हुई। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो एक विशेष समय में हुई है और न ही एक विशेष कारण के लिए हुई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता, पीछे हमने पढ़ा था। किसी भी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। इसकी भी व्याख्या है, देख लेंगे। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला क्या है? जनसंख्या। राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में से पहला नंबर आता है जनसंख्या। किसी भी राज्य में जनसंख्या होना जरूरी है, ठीक। उसके बाद है भूभाग, एक क्षेत्रफल होना चाहिए, एरिया, भूभाग। फिर तीसरे नंबर पर आता है सरकार, वहाँ पे सरकार होनी चाहिए, वहाँ की जनता और भूभाग को सुरक्षित रखने के लिए। फिर आती है संप्रभुता। संप्रभुता के बारे में भी पीछे आपने पढ़ा कि यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो बुंदा के अनुसार वहाँ की जनता को वहाँ के विधि से अलग करता है, ठीक, मतलब स्वतंत्रता प्रदान करता है वहाँ की जनता को। राज्य के चारों तत्वों में संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, अर्थात संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। लो, संप्रभुता को क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा कहा जाता है, ठीक, राज्य की आत्मा कहा जाता है संप्रभुता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है, क्योंकि अन्य समुदायों के पास भी जनसंख्या, भूभाग और सरकार होती है, किंतु संप्रभुता का अभाव होता है। अन्य समुदायों में, अन्य कबीलों में भी ये सारी चीज़ें होती है, जनसंख्या होती है, भूभाग होता है, सरकार भी होती है, बट संप्रभुता की कमी होती है। इसलिए संप्रभुता जोड़ने पर वह क्षेत्र राज्य बन जाता है, ठीक, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो धर्म भैया राज्य का तत्व नहीं है। राज्य का तत्व 4 है, संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। ठीक, सबसे पहले आता है जनसंख्या, फिर भूभाग, फिर सरकार, लास्ट में आता है संप्रभुता, जो कि राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं 81 पर। ठीक, तो चलिए 80 की व्याख्या हम देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 80 की व्याख्या कहती है कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता किसी राज्य के मूल तत्व होते हैं। धर्म राज्य का मूल तत्व नहीं होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 81 कहता है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? क्या कह रहा है? राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह वाक्य यूनानी नगरों का विवरण करता है। यूनान में राज्य जो था वही नगर था, उसी को चर्च भी कहा जाता था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। प्राचीन यूनानी यह मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है, ठीक। प्राचीन यूनानी मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और, ठीक है, सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना है, सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। चूँकि प्राचीन यूनान में राज्य ही सब कुछ था, राज्य के अलावा कोई दूसरा सत्ता
नहीं थी, कोई दूसरी सत्ता नहीं थी प्राचीन यूनान में। फिर आगे है कि राज्य एक सजीव प्राणी के तुल्य है। राज्य एक सजीव प्राणी के तुल्य है। भिन्न भिन्न मनुष्य इस प्राणी के विभिन्न अंगों के तुल्य हैं। प्राचीन यूनानी मानते थे कि जो राज्य है वो एक सजीव प्राणी के तुल्य, एक सजीव प्राणी के समान है, और जो अलग अलग यहाँ पे लोग रहते हैं वो इसके विभिन्न अंग हैं। ठीक। तात्पर्य, उस समय राज्य और चर्च भिन्न संस्थाएं नहीं थी, इसलिए ऐसा कहा गया कि राज्य ही नगर था और चर्च ठीक। तो ऐसा कहाँ किसके लिए कहा गया? यूनानी नगरों के लिए कहा गया। चलिए अगला प्रश्न है भैया, ये कहता है सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये लिकाक का कहना है। लिकाक ने कहा है कि सरकार जो है वो राज्य का अभिव्यक्त रूप है तथा व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कहती है, सीले तथा लिकाक जैसे विद्वानों का कहना है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। सीले और लिकाक कहते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है वो केवल सरकार का अध्ययन है। लिकाक का मानना है कि राज्य अमूर्त है। राज्य क्या है? अमूर्त है। राज्य का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये लिकाक का मानना है। और सरकार ही राज्य का व्यवहारिक एवं मूर्त रूप है। ठीक। लिकाक कहते हैं राज्य जो है अमूर्त है, कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं है, और सरकार जो होती है राज्य की वही उसका व्यवहारिक एवं मूर्त रूप है। ठीक, वही उसका व्यवहारिक रूप भी है और वही उसका मूर्त रूप भी है, वहाँ की सरकार। ठीक। जो व्यक्ति के हितों की पूर्ति करता है, जो सरकार है, जो राज्य है, वो व्यक्ति के हितों की पूर्ति करता है। अब गार्नर का कहना है, गार्नर और ब्लंसली कहते हैं, राज्य के अध्ययन पर बल दिया है, और उन्होंने कहा सरकार को राज्य के हितों की पूर्ति का साधन है। ठीक, माना जाता है। गार्नर और ब्लंसली का कहना है कि सरकार को राज्य के हितों की पूर्ति का साधन माना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो वह कौन सा विद्वान है जो निश्चित भूभाग को राज्य का तत्व नहीं मानता? तो वो है सीले महोदय निश्चित भूभाग को राज्य का तत्व नहीं थे। राज्य के चार तत्व है ना, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनमें से जो ये दूसरा वाला तत्व है, ठीक, भूभाग, इसको सीले जो है उसका तत्व नहीं मानते। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कहती है, क्या कहती है? कहती है कुछ विद्वान भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते, जैसे सीले, डुग्वी, विलोबी, ठीक, लिमोन आदि। ये सब निश्चित भूभाग को राज्य का तत्व नहीं मानते।
सीले का मानना है कि भूभाग के बिना भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। सीले कहते हैं कि भूभाग के बिना भी राज्य का अस्तित्व हो सकता है। अन्य तथ्य, ठीक है, गैटिल ने राज्य की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी। गैटिल ने राज्य की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है। गार्नर ने क्या कहा? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, गार्नर ने कहा। ठीक। और लास्की का कहना है कि राज्य को अन्य सभी समूहों की तुलना में राज्य की सर्वोच्चता का दावा करता है। ठीक। राज्य को अन्य सभी समूहों की तुलना में राज्य की सर्वोच्चता का दावा करता है। कौन है? लास्की। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें कहा गया कि राज्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो अरस्तु ने किया, क्योंकि राजनीति विज्ञान के जनक वही हैं। तो राज्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। राज्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु महोदय ने किया, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को मास्टर ऑफ साइंस कहा है। राज्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु द्वारा किया गया। अरस्तु ने वर्गीकरण दो आधार पर किया। अरस्तु महोदय ने राज्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया। पहला क्या है? पहला है जनसंख्या के आधार पर और दूसरा है नैतिकता के आधार पर। ठीक। अर्थात शासन करने वाले व्यक्तियों के आधार पर। अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया। नंबर एक जनसंख्या, दूसरा नैतिकता या शासन करने वाले व्यक्ति कैसे हैं वहाँ पर। चलिए प्रश्न संख्या 85 है। इसमें कहा गया है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। ठीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक समय में राज्य की संकल्पना के अंतर्गत राज्य के 4 तत्व माने गए हैं, जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता है। संप्रभुता को राज्य का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, क्योंकि यही तत्व राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने किया था। संप्रभुता का प्रयोग सबसे पहले बोंदा ने किया था। संप्रभुता का अर्थ है राज्य की ऐसी शक्ति से है जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं का पालन करा सके और बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में किसी तरह का लेन देन, मैत्री या लड़ाई कर सके। ठीक। ये है संप्रभुता बोंदा के अनुसार। प्रश्न संख्या 86 कहता है कि राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक है। क्या अति आवश्यक है? सर्वोच्च सत्ता। राज्य कहे जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सर्वोच्च सत्ता। ठीक। राज्य की आधुनिक संकल्पना के अंतर्गत राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं, जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, यानी कि चारों में संप्रभुता को सर्वोच्च महत्वपूर्ण माना गया है। इसी को हम कहते हैं सर्वोच्च सत्ता। ठीक। इसे राज्य का
आध्यात्मिक तत्व भी कहा जाता है। ठीक, संप्रभुता को राज्य का आध्यात्मिक तत्व भी कहा जाता है। ठीक, इसी को सर्वोच्च सत्ता भी कहते हैं। चलो अगला है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के आवश्यक तत्व हैं, 4 हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, राज्य के संकल्पना के अंतर्गत, ठीक, पाश्चात संकल्पना के अंतर्गत राज्य के 4 आवश्यक तत्व स्वीकार किए गए हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च तथा बाह्य रूप से स्वतंत्र होती है। ठीक है, सबुंदा ने भी कहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो राज्य का आवश्यक अंग नहीं है कानून। इनमें से सरकार है, संप्रभुता है, भूभाग है, बट कानून इन चारों में से राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक के अंतर्गत राज्य के 4 आवश्यक तत्व स्वीकार किए गए हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनमें संप्रभुता सर्वोच्च तत्व है। संप्रभुता क्या है? सर्वोच्च तत्व है राज्य का। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने किया था। संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने किया था। ठीक, चलिए अगला है, और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? देखो राज्य इस समय, जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमारे यहाँ राज्य जो होगा वो हमारे देश के अंदर जो है वो स्टेट्स को हम राज्य कहते हैं। बट यहाँ पे राजनीति विज्ञान में राज्य का अर्थ है कंट्री। ठीक, गणराज्य। ठीक, तो यहाँ पे जो इसमें पूछा है कौन सा राज्य नहीं है, तो मैक्सिमम सोचेंगे या तो यार राजस्थान वाला राज्य है, बाकी सब नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जो देश है ना कंट्री, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये गणराज्य, इसमें ढेर सारे राज्य हैं, तो इनको हम राज्य कहेंगे। ठीक, और ये जो है ये एक स्टेट है, ये राज्य के अंदर है, देश के अंदर राजस्थान, भारत के अंदर, तो ये एक राज्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलो भैया, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।